द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब, नमस्कार, सलाम दोस्तों, मैं हूं आदिल खान। इजराइल से जुड़ी दो बड़ी खबरें इस एपिसोड में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से हमास ने और हमास के बाद हिजबुल्लाह ने एक बहुत बड़ी चेतावनी, बहुत बड़ी धमकी दी है इजराइल को और बेंजामिन नेतन्याहू को, और ताकीद की है कि वो काम ना करें जिसकी वजह से बर्बादी की कगार पर इजराइल पहुंच जाए। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, ये मैं आपको इस एपिसोड के आखिर में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बताऊंगा कि किस किस जगह एक कैंपेन चलाकर इजराइल के पानी के जहाज़ों को बंदरगाहों पर रोका जा रहा है, उन्हें सामान अनलोड नहीं करने दिया जा रहा, उनका विरोध हो रहा है और इससे किस तरीके से आर्थिक नुकसान इजराइल को आने वाले वक्त में होने जा रहा है। बहुत सारे मुल्कों में इजराइल के खिलाफ गुस्सा पनप रहा है और अब ये गुस्सा ज़मीन से होते हुए बंदरगाह और पानी तक पहुँच चुका है। ये पूरी खबर मैं आपको बताता हूँ खोलकर, और आखिर में जैसा मैंने बताया कि हिजबुल्लाह और हमास की भी खबर बताऊंगा। शुरुआत इस खबर से जहां बंदरगाहों पर इजराइल के जहाज़ों को रोक लिया गया है। दोस्तों, इजराइल और बेंजामिन नेतन्याहू के लिए वक्त बहुत सी सजाएं लेकर आया है। नेतन्याहू सत्ता से बाहर होने जा रहे हैं। इजराइल में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। सड़कों पर उनके खिलाफ लोग नारेबाजी कर रहे हैं, उन्हें हटाने की मांग कर रहे हैं, उनके ऊपर लगे हुए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने की मांग कर रहे हैं, उन्हें जेल में डालने की मांग की जा रही है। और अब हमास ने 11 दिन के संघर्ष में इजराइल को अभूतपूर्व जो नुकसान पहुंचाया है, और अब इजराइल की घेराबंदी हज़ारों किलोमीटर दूर भी जो शुरू हो चुकी है, उसने बेंजामिन नेतन्याहू के माथे पर पसीने की शिकन ला दी है। अभी 4 दिन पहले ही साउथ अफ्रीका के डरबन शहर के बंदरगाह पर इजराइल का शिप फंस गया, क्योंकि वहां के डॉक वर्कर्स ने इजरायली माल से लदे उस जहाज़ को अनलोड करने से इनकार कर दिया था। यानी इजरायली माल को उतारने से इनकार कर दिया था। अब इजरायली माल बिकेगा नहीं, पैसा आएगा नहीं, तो अर्थव्यवस्था पर चोट तो होनी है। अब इजराइल को उसके पालने वाले अमेरिका में भी जो है विरोध वहां बढ़ता चला जा रहा है। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में एक शहर है ओकलैंड, यहाँ के बंदरगाह पर इजरायली जहाज़ जाकर फंस गया, क्योंकि यहाँ के डॉक वर्कर्स ने भी बेगुनाह फ़लस्तीनियों के समर्थन में इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। डॉक वर्कर्स कौन होते हैं आपको पता है? जो बंदरगाह पर काम करते हैं, किसी भी जहाज़ का माल उतारते हैं या माल चढ़ाते हैं उस जहाज़ में, ये वो लोग होते हैं। इन्होंने कह दिया कि जी इजराइल का माल नहीं उतरेगा, ना हम ये काम करेंगे। अमेरिका में कई तरह के बिजनेस के संघ ने फ़लस्तीनी राष्ट्र पर ज़ायनी शासन के अपराधों पर प्रतिक्रिया दिखाते हुए ओकलैंड की बंदरगाह पर ज़ायनी जहाज़ को लंगर डालने से रोक दिया। मतलब लंगर ही नहीं डालने देंगे, तुम आओ तट तक ये होने नहीं देंगे, और आओगे नहीं तो माल उतरेगा नहीं। इसके बाद नेतन्याहू के पसीने छूट गए। अब ये ओकलैंड कोई गज़ा पट्टी तो है नहीं जहाँ दहशतगर्दी दिखाते हुए इजरायली विमान बम बरसा दें और मनमानी करते फिरें वहाँ के लोग, अपनी बस्तियां बसा लें। ये कैलिफोर्निया अमेरिका है। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के ओकलैंड शहर में कई व्यवसायों के संघों और कुछ विदेशी कार्यकर्ताओं ने फ़लस्तीनियों के हक में एकता दिखाते हुए अमेरिकी बंदरगाहों पर इजरायली जहाज़ों को लंगर डालने से रोकने का अभियान चलाया है। इस अभियान को नाम दिया गया है ब्लॉक द बोट कैंपेन। ब्लॉक द बोट, बोट मतलब नाव जो होती है, और शिप्स को भी कभी कभी बोट भी कहा जाता है, हालांकि वो शिप होते हैं। ब्लॉक द बोट कैंपेन है, यानी कि ब्लॉक कर दो इन बोट्स को। इस अभियान के तहत एक इजरायली जहाज़ को ओकलैंड के बंदरगाह पर लंगर डालने से रोक दिया गया था। अभी कुछ दिन पहले मैंने बताया ना, डरबन साउथ अफ्रीका में भी ये हुआ था। जगह जगह इजराइल का विरोध हो रहा है। अमेरिका में अरब व्यवसायों के संघ के प्रमुख और फ़लस्तीनी कार्यकर्ताओं ने कहा कि फ़लस्तीनी और अमेरिका में रहने वाले अरब और उनके समर्थक पूरी तरह से तैयार हैं कि अगर ज़ायनी या कह लें कि इजरायली जहाज़ ओकलैंड के बंदरगाह के करीब आए तो प्रदर्शन करके उसके अंदर जो सामान लदा हुआ है उसे उतारने से रोका जाएगा, विरोध किया जाएगा पूरी तरीके से, और कोई हमें रोक नहीं पाएगा। विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं ने बताया कि जिस जहाज़ को लंगर डालने से रोका गया है वो ओकलैंड के तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर पानी के अंदर रुका हुआ है। पहले यहाँ से सिग्नल भेज दिया गया, भाई बंदरगाह के करीब मत आना, हो सकता है तुम्हें लंगर ना डालने दो, तुमने लंगर डाल दिया तो हो सकता है तुम्हारे सामान को आग लगा दें या फिर कुछ भी उसके साथ हो जाए। खैर, गौरतलब है कि अमेरिका में व्यवसायों के कुछ संघ और फ़लस्तीन के समर्थक कुछ कार्यकर्ताओं ने इस देश में साल 2014 में एक अभियान शुरू किया था जिसका लक्ष्य ज़ायनी जहाज़ों को अमेरिकी बंदरगाह पर लंगर डालने से रोकना था। और इस कैंपेन का नाम क्या था वो हम आपको बता चुके हैं। और अब फ़लस्तीन पर 11 दिन तक इजराइल के दहशतगर्दाना हमलों के बाद एक बार फिर से ब्लॉक द बोट कैंपेन को हवा मिल गई है, जिसने इजराइल और वहां के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हवा टाइट कर दी है।
अगर ये विरोध यूं ही चलते रहे तो बहुत जल्दी इजराइल आर्थिक तौर पर तबाह हो जाएगा और वहां की जनता सरकार की फ़लस्तीन विरोधी नीतियों के खिलाफ विद्रोह भी कर सकती है। इतिहास में हमने देखा है कि जो जनता जिस चीज़ के हक में सरकार के साथ खड़ी होती है, उन्हीं चीज़ों को लेकर एक दिन वो विद्रोह पर भी उतरती है। इसीलिए मैंने कहा कि फ़लस्तीन विरोधी नीतियों को लेकर जनता इजरायली सरकार के खिलाफ उतर सकती है। खैर दोस्तों, एक तरफा संघर्ष विराम के बाद से घर के अंदर और बाहर से इजराइल की हुकूमत घिर चुकी है। दूसरी खबर आपको बताने जा रहा हूँ। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हालत इतनी खस्ता है कि अब हर कोई उन्हें खुली धमकियों की नोक पर रख रहा है, जैसे जूते की नोक पर रखा जाता है। लेबनान के हिजबुल्लाह आंदोलन के प्रमुख सैयद हसन नसरुल्लाह ने अपने बयान में कहा है कि बैतुल मुक़द्दस में अगर इजराइल ने इस्लामी या ईसाई धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाने की ज़रा सी भी हिमाकत की तो इन स्थलों की हिफाजत के लिए हर हाल में पूरी कोशिश की जाएगी, चाहे भले इसके लिए क्षेत्रीय युद्ध क्यों ना छेड़ना पड़े। हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। हमारी नज़र में ये बहुत बड़ा बयान है। इसका मतलब ये है कि हिजबुल्लाह का टारगेट सिर्फ उन थोड़े से इलाकों को इजराइल के कब्ज़े से आज़ादी दिलाना नहीं है जो इजराइल के कब्ज़े में इस वक्त हैं, बल्कि हिजबुल्लाह ने इस्लामी और अरब दुनिया के संयुक्त लक्ष्य जो संयुक्त टारगेट है, यानी कि फ़लस्तीन की आज़ादी, उस पर ध्यान केंद्रित कर काम शुरू कर दिया है। फोकस करके काम भी शुरू कर दिया गया है कि फ़लस्तीन को आज़ादी दिलाना है। अब सिर्फ कब्ज़ाए गए इलाकों को आज़ाद नहीं कराना है। पहला अहम बयान हसन नसरुल्लाह का था, जो हम आपको भी बता रहे थे। दूसरा भाषण हमास के नेता याह्या सिनवार ने दिया है। संघर्ष विराम हो जाने के बाद सिनवार ने पत्रकार सम्मेलन में कहा कि गज़ा की हालिया जंग शायद आखिरी ऐसी जंग थी जो फ़लस्तीनी प्रतिरोधी संगठनों ने, यानी कि हमास और हमास जैसे संगठन या हमास के जो और गुट हैं, उन्होंने अकेले लड़ी है। ये पहली और ये आखिरी बार है कि हमास या प्रतिरोधी संगठन जो हैं फ़लस्तीन की, उन्होंने ये जंग अकेले लड़ी है। इसके आगे वो अकेले नहीं लड़ेंगे और अब भविष्य की जंग में पूरा प्रतिरोधी मोर्चा इजराइल के मुकाबले में उठ खड़ा होगा और इसका दायरा फ़लस्तीन के बाहर तक फैल जाएगा। ये सिनवार ने बयान दिया। दोनों बयानों में अल कुद्स यानी यरूशलेम की हिफाजत की बात कही गई है। इसका मतलब ये है कि आने वाली जंग का केंद्रीय बिंदु कुद्स की आज़ादी यानी यरूशलेम की आज़ादी, और इसमें लेबनान, सीरिया, इराक, यमन और फ़लस्तीन हर जगह से इजराइल पर मिसाइल बरसाई जाएंगी, इसका इशारा है। इस जंग में अगर कोई भी इजरायली विमान उड़ा तो दोबारा वो किसी एयरपोर्ट पर लैंड करने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि एक भी रनवे सुरक्षित नहीं बचेगा, क्योंकि इस बार आर्मी एयरफोर्स टारगेट पर होगी इजराइल की। नेतन्याहू अब इतिहास के कूड़ेदान में और उसके बाद जेल में दाखिल हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से उनके खिलाफ विरोध है, जिस तरीके से उनके खिलाफ आरोप हैं भ्रष्टाचार के और जिस तरीके से उनकी पॉलिसी रही है, लगता है कि वो जेल में ही चक्के पीसेंगे और वो शायद गज़ा युद्ध की बलि चढ़ने वाले पहले इजरायली नेता होंगे। दोस्तों, ये एपिसोड आपको कैसे लगा जो हमने आपको इंटरनेशनल इश्यूज़ पर बताया? अगर पसंद आया हो तो हमारी हौसला अफजाई के लिए इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम और ऐसी खबरों से आपको वाबस्ता करवाते रहें जो शायद आपको अपना टीवी ऑन करने पर आपको देखने को नहीं मिलती। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।